मौलाना हसरत उर्दू के ख़ास शायर हैं और उर्दू शायरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा नहीं तो किसी से कम भी नहीं। जागृति के भाव तो आपके कलाम में जितने मिलेंगे उतने उर्दू के किसी शायर के कलाम में नहीं मिल सकते। उर्दू शायरी के पुराने रंग को निभाते हुए उन्होंने नई उमंगें और उद्गारों को उसमें ऐसा भरा है कि उनका कलाम अपने रंग में निराला है। प्रेम के रहस्य जितनी खूबी से आपने दिखाए हैं, जितनी मार्मिकता से उनका चित्रण किया है, हम दावे से कह सकते हैं कि उर्दू के किसी शायर ने भी नहीं किया। दोस्तों नमस्कार, तरक्की पसंद तहरीक का कारवां श्रृंखला की तीसरी कड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस तीसरी कड़ी में आपको मौलाना हसरत मोहानी के बारे में आज एक संक्षेप में वार्ता आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मौलाना हसरत मोहानी शायर, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, कई सारे रूप हैं उनके। मेरा प्रयास है कि इन सभी रूपों की झलक आपको इस वार्ता में मिले। इस वार्ता को लिखा है लेखक पत्रकार जाहिद खान ने और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रहा हूं मैं यानी विपिन तिवारी। पेश है वार्ता। जंग आज़ादी में सबसे अव्वल इंकलाब जिंदाबाद का जोशीला नारा बुलंद करना और हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की मांग, महज दो बातें ही मौलाना हसरत मोहानी की बावकार हस्ती को बयां करने के लिए बहुत हैं। वरना उनकी शख्सियत से जुड़े ऐसे अनेक किस्से और हैरत अंगेज कारनामे हैं जो उन्हें जंग आज़ादी के पूरे दौर और फिर आज़ाद हिंदुस्तान में उन्हें अजीम बनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा था, मुस्लिम समाज के 3 रत्न हैं और मुझे लगता है कि इन तीनों में मोहानी साहब सबसे महान हैं। वे एक ही वक्त में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सहाफ़ी, एडिटर, शायर, कांग्रेसी, मुस्लिम लीगी और कम्युनिस्ट थे। उन्होंने अपने लिए जो भी काम चुना या अपने सर कोई जिम्मेदारी ली, उसे दिल से निभाया, उस काम में अपनी छाप छोड़ी। 14 अक्टूबर 1878 को उन्नाव के मुहान कस्बे में एक जागीरदार परिवार में मौलाना हसरत मोहानी का जन्म हुआ था। उनका हकीकी नाम था सैयद फजल उल हसन। मोहान कस्बे में पैदा होने की वजह से उनके नाम के पीछे मोहानी लग गया और बाद में हजरत मोहानी नाम से ही वो प्रसिद्ध हो गए। उनकी शुरुआती तालीम घर पर ही हुई। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इसी वजह से वे सभी क्लासों में अव्वल नंबर पर आते थे। उन्नाव की डोडिया खेड़ा के राजा राव राम बख्श सिंह की शहादत का उनके दिलो दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वे छात्र जीवन से ही आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। आला तालीम के लिए जब मौलाना हसरत मोहानी का दाखिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ तो एक नई जिंदगी उनका इंतजार कर रही थी। एक तरफ वतन परस्तों की टोली थी तो दूसरी तरफ खुदी में मस्त रहने वाले लोग थे। देश दुनिया के मसलों से उनका कोई वास्ता नहीं था। मोहानी यानी हसरत मोहानी अपनी फितरत के मुताबिक वतन परस्तों की टोली में शामिल हो गए। जाद हैदर यल्दरम, काजी तजम्मुल हुसैन और अबू मोहम्मद जैसी बेमिसाल शख्सियतें उनके दोस्तों में शुमार थीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस वक्त आज़ादी के हीरो के तौर पर उभरे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली से भी उनका वास्ता रहा। मौलाना हसरत मोहानी पढ़ाई के साथ साथ आज़ादी की तहरीक में भी हिस्सा लेने लगे। कहीं भी कोई आंदोलन होता वे उसमें अपने आप शामिल हो जाते। अपनी इंकलाबी विचारधारा और आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से कई बार वे कॉलेज से निकाले गए। मौलाना हसरत मोहानी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाहते तो कहीं अच्छी सी नौकरी चुनकर भली जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, पत्रकारिता और कलम की अहमियत को पहचाना और साल 1903 में अलीगढ़ से ही एक सियासी अदबी मैगजीन उर्दू ये मोहल्ला निकाली। इस मैगजीन में
ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती थी। इस मैगजीन में हज़रत मोहानी ने हमेशा आज़ादी पसंदों के लेखों, इनकलाबी शायरों की क्रांतिकारी गज़लों, नज़मों को तरजीह दी, जिसकी वजह से वे अंग्रेजी सरकार की आंखों में खटकने लगी। साल 1907 में अपने एक मजमून में मौलाना हज़रत मोहानी ने सरकार की तीखी आलोचना कर दी थी, जिसके एवज में उन्हें जेल जाना पड़ा और 2 साल की कैद बामशक्कत भी भुगतनी पड़ी। इस सजा में उन्हें रोजाना 1 मन गेहूं पीसना पड़ता था। इस कैद के हालात को लेकर के उन्होंने कई शेर कहे। है मश्क़े सुखन जारी चक्की की मशक्क़त एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी दरवेशी ओ इनक़लाब है मसलक मेरा सूफी मोमिन हूँ इश्तिराकी मुस्लिम। मौलाना हसन मोहानी ने इस दरमियान 1904 के आसपास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मेंबरशिप भी ले ली थी। अब वे कांग्रेस की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। वैचारिक स्तर पर वे कांग्रेस के गर्म दल के ज्यादा करीब थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से उनका ज्यादा लगाव था। कांग्रेस के नर्म दल के लीडरों की नीतियों से वे रजामंद नहीं थे। वक्त पड़ने पर वे नीतियों की कांग्रेस के मंच और अपनी मैगजीन उर्दू ये मोहल्ला में उसके खिलाफ सख्त नुक्ताचीनी भी करते थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से अलग हो गए। ठीक उसी समय मौलाना हसन मोहानी भी उनके साथ ही अलग हो गए। ये बात अलग है कि बाद में फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 1921 में मौलाना हसन मोहानी ने न सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में आज़ादी कामिल यानी पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी रखा। इस सम्मेलन में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह के साथ साथ कई और क्रांतिकारी भी मौजूद थे। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके हजरत मोहानी पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद करते रहे और आखिरकार ये प्रस्ताव 1929 में पारित भी हुआ। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद समेत तमाम क्रांतिकारियों ने आगे चलकर मौलाना हसन मोहानी के नारे इंकलाब जिंदाबाद की अहमियत समझी और देखते देखते ये नारा आज़ादी की लड़ाई में मकबूल हो गया। एक समय देश भर में बच्चे बच्चे की ज़बान पर यह नारा होता था। ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी को स्वदेशी आंदोलन की राह मौलाना हजरत मोहानी ने सुझाई थी। आपको यकीन ना हो तो मैं आपके लिए एक तथ्य प्रस्तुत करता हूँ। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक जगह लिखा है, अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन बड़ी गरिमा के साथ संपन्न हुआ। देशबंधु दास गुप्ता अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु वह जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खां ने अध्यक्षता का दायित्व पूरा किया। अहमदाबाद में सबसे पहले कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव हजरत मोहानी का था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से पृथक होकर भारत के स्वतंत्र होने को कांग्रेस का ध्येय बनाए जाने पर बल दिया था। महात्मा जी ने इस प्रस्ताव का कड़ा प्रतिरोध किया। उनके विरोध के कारण वह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया था। उसी समय अहमदाबाद में खिलाफत कमेटी और मुस्लिम लीग के जलसे भी हो रहे थे। हजरत मोहानी साहब ने खिलाफत की सब्जेक्ट कमेटी में एक प्रस्ताव पेश किया, जो इस तरह का था, सभी मुसलमानों से
विशेषकर और अन्य भारतवासियों से साधारण तौर पर यह प्रार्थना की जाती है कि ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने के लिए संघर्ष करें और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करें, क्योंकि इस्लामी दृष्टिकोण से यही स्वराज्य है। बाद में इस प्रस्ताव को लिखित भी किया गया। वैसे मौलाना हसरत मोहानी ने इस बात का यानी पूर्ण स्वराज की बात का खूब जमकर प्रचार और प्रसार भी किया था। यहाँ तक कि एक खद्दर भंडार भी उन्होंने कानपुर में खोला था, जो कि बहुत मकबूल हुआ था उस समय। जब हजरत मोहानी ने स्वदेशी आंदोलन अपनाया तो इतिहासकार फारसी ज़बान के मशहूर शायर शिबली नोमानी ने उन पर तंज कसते हुए मजाक में कहा था, तुम आदमी हो या जिन्न? पहले शायर थे, फिर पॉलिटिशियन बन गए और अब बनिए भी हो गए। इस दरमियान अपनी क्रांतिकारी और साहसिक सरगर्मियों के लिए मौलाना हसरत मोहानी 2 बार 1914 और 1922 में भी जेल गए, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। वे जेल से वापस आते और फिर उसी जोश और जज्बे से अपने काम में लग जाते। ब्रिटिश हुकूमत का कोई भी जोर जुल्म उन पर असर नहीं डाल पाता था। साल 1925 में मौलाना हसरत मोहानी का झुकाव कम्युनिज्म की तरफ हो गया। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पहले सम्मेलन की नींव उन्होंने ही रखी। 1926 में कानपुर में हुई पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में मौलाना हसरत मोहानी ने ही स्वागत भाषण पढ़ा था, जिसमें उन्होंने पूर्ण आज़ादी, सोवियत रिपब्लिक की तर्ज पर स्वराज की स्थापना और स्वराज स्थापित होने तक काश्तकारों और मजदूरों के कल्याण और भलाई पर जोर दिया। 1936 में जब लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की पहली कॉन्फ्रेंस हुई तो मौलाना हसरत मोहानी सिर्फ एक दावतनामे पर बिना किसी औपचारिकता के कानपुर से लखनऊ इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंच गए। अपनी तकरीर में न सिर्फ उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के घोषणा पत्र और इसके मकसद से रजामंदी जाहिर की, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया अदब में आज़ादी की तहरीक की अक्कासी होनी चाहिए। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े लेखकों को मजदूरों, किसानों और तमाम पीड़ित इंसानों की पक्षधरता करना चाहिए। लेखक को ज़िंदगी के ज़्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर मसलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने साम्यवादी विचारों के जानिब मौलाना हसरत मोहानी इस कदर आग्रही थे कि उन्होंने अपनी इस तकरीर में लेखकों से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा, महज तरक्की पसंदी काफ़ी नहीं है। आधुनिक साहित्य को सोशलिज्म और कम्युनिज्म का समर्थन करना चाहिए, इसे इनकलाबी होना चाहिए। अलबत्ता ये बात अलग है कि मौलाना का साहित्य, ख़ास तौर पर उनके शायरी में इन बातों का कोई अक्स नहीं दिखाई देता। बावजूद इसके वे तरक्की पसंद अदब की तख्लीक के हामी थे। कानपुर में जब प्रगतिशील लेखक संघ की पहली इकाई बनी तो उन्होंने खुद इस संगठन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। तरक्की पसंद तहरीक पर जब भी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हमला करती तो मौलाना हसरत मोहानी उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते। तहरीक के लिए वे मर मिटने को तैयार हो जाते। मौलाना हसरत मोहानी के सियासी नज़रिए के बारे में अपनी किताब रोशनाई में सज्जाद ज़हीर ने एक टिप्पणी की है, जो लखनऊ अधिवेशन में मौलाना की तकरीर के संबंध में ही है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि इस्लाम और कम्युनिज्म में कतई कोई विरोधाभास नहीं है। उनके नजदीक इस्लाम का लोकतांत्रिक उद्देश्य इस बात की मांग करने वाला है कि सारी दुनिया में मुसलमान साम्यवादी व्यवस्था कायम करने की कोशिश करें। हमारे ख्याल में तरक्की पसंद अदबी तहरीक में महज सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अकीदे के लोगों के लिए जगह थी। मौलाना के नज़दीक तरक्की पसंदी के लिए साम्यवादी होना ज़रूरी था। हसरत मोहानी के नाम के आगे भले ही मौलाना लगा रहा, लेकिन उनकी विचारधारा यानी मसलक क्या थी, ये उन्होंने खुद अपने एक मशहूर शेर में बतलाया है। दरवेशी वो इंकलाब है मसलक मेरा,
सूफी मोमिन हूँ इश्तराकी मुस्लिम। बावजूद इसके मौलाना हजरत मोहानी के व्यक्तित्व में कई विरोधाभास थे। एक तरफ वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कायमगी में पेश रहे तो दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जमीयत उलेमाए हिंद के भी संस्थापक सदस्य रहे। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने की थी और आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग के टिकट पर असेंबली का चुनाव भी जीते थे। मुस्लिम लीग में रहे लेकिन उसके द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान बनने के विरोध में खड़े हो गए और जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया। पांचों वक्त के नमाजी परहेजगार थे मगर भगवान कृष्ण के भी मुरीद थे। कृष्ण की तारीफ में उन्होंने अपनी नज़्म में लिखा है, आइए सुनते हैं। मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का। मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का। हर ज़र्राए सरज़मीं ये गोकुल दारा है जमाले दिलबरी का। बरसाना ओ नंद गाँव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। मौलाना हजरत मोहानी हिंदुस्तानी तहजीब के एक बड़े और सच्चे मुहाफिज थे। रंगों के पर्व होली पर भी उनकी एक नज़्म है जिसमें वे कृष्ण भक्ति में लिखते हैं। मौलाना हजरत मोहानी को बचपन से ही शायरी का बड़ा शौक़ था। मशहूर शायर तस्लीम लखनवी और नसीम देहलवी जैसे शायर उनके उस्ताद थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान ही वे शेर और शुखन की महफिलों में हिस्सा लेने लगे थे। 1902 में कॉलेज के जलसे में हजरत मोहानी ने अपनी मसनवी मुशायरा शोरा कदीम दर आलम एक ख्याल सुनाई जिसे खूब पसंद किया गया। उस जलसे में फ़ानी बदायूनी, मीर मेहदी मजरूह, अमीर उल्लाह तस्लीम जैसे आला दर्जे के शायर मौजूद थे। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी और पत्रकारिता की वजह से अदब के लिए मौलाना हजरत मोहानी को कम समय मिलता था, लेकिन जो भी वक्त मिलता वे अदब की तख्लीक करते। अपनी मैगज़ीन उर्दू ये मोहल्ला के ज़रिए उन्होंने अवाम को न सिर्फ बहुत से गुमनाम शायरों से वाकिफ़ कराया बल्कि समकालीन शायरी का रिश्ता क्लासिकी अदब से भी जोड़ा। मौलाना हजरत मोहानी फ़ारसी और अरबी ज़बान के बड़े विद्वान थे। उनका अध्ययन भी बड़ा व्यापक था। उन्होंने अपने पूर्व शायरों को खूब पढ़ा और उनसे फ़ायदा भी उठाया। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने एक शेर में भी किया है। गालिब ओ मुसहफ़ी ओ मीर ओ नसीम ओ मोमिन, तबाए हसरत ने उठाया है और उस्ताद से फैज़। लेकिन इसके ये मायने नहीं है कि मौलाना हजरत मोहानी की खुद की कोई पहचान नहीं थी। हजरत मोहानी के कलाम में अपना ही एक रंग है जो सबसे जुदा है। हुस्न और इश्क में डूबी उनकी गज़लें हमें एक अलग हजरत मोहानी का तारुफ कराती हैं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है जब सिवा मेरे तुम्हारा कोई दीवाना न था। जब सिवा मेरे
कोई दीवाना न था, सच कहो कुछ तुमको भी वो कारखाना याद है। मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी जिंदगानी में 13 दीवान संकलित किए और हर दीवान पर खुद ही प्रस्तावना लिखी। उनके अशार की तादाद भी तकरीबन 7000 है, जिनमें से आधे से ज़्यादा उन्होंने जेल की कैद में लिखे हैं। उनकी लिखी कुछ खास किताबें दीवान हसरत मोहानी, हालात हसरत, शेर दीवान गालिब, निकात सुखन, मुशाहिदात जिंदा, अरबान सुखन हैं। वहीं कुलियात हसरत में उनकी गज़ल, नज़्म, मसनवी आज सभी रचनाएं शामिल हैं। मौलाना हसरत मोहानी को किसी भी तरह की औपचारिकता, बनावट और पाखंडपूर्ण बर्ताव से नफरत थी। किसी भी बात की परवाह के बिना वे सच कहते थे। एक बार जो फैसला उन्होंने कर लिया, वे उस पर आखिर तक अटल रहते थे। आज़ादी के बाद भी वे लगातार मुल्क की खिदमत करते रहे। संविधान बनाने वाली कमेटी में मौलाना हसरत मोहानी भी शामिल थे। संविधान सभा के मेंबर और संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने कभी भी कोई VIP सहूलियतें नहीं लीं। यहाँ तक कि वे संसद से तनख्वाह या कोई भी सरकारी सहूलियत नहीं लेते थे। सादगी इस कदर कि ट्रेन के 3rd क्लास और शहर के अंदर तांगे पर सफ़र करते थे। छोटा सा मकान उनका आशियाना था। दिल्ली में जब भी संविधान सभा की बैठक में आते तो एक मस्जिद में उनका क़याम होता। मौलाना हसरत मोहानी की ज़िंदगानी से जुड़ा एक और दिलचस्प वाक़या है जो उनके उसूल पसंद होने को दर्शाता है। मौलाना हसरत मोहानी संविधान सभा के एक अदद ऐसे मेंबर थे जिन्होंने संविधान पर अपने दस्तखत नहीं किए, और वो इसलिए नहीं किए, उन्हें लगता था कि देश के संविधान में मज़दूरों और किसानों की हुकूमत आने का कोई ठोस सबूत नहीं है। दोस्तों, मौलाना हसरत के समकालीन जो उनके लेखक हैं, जो उनके साथ काम करने वाले राजनीतिज्ञ हैं, उनकी भी राय हमें सुनना चाहिए। सबसे पहले प्रेमचंद की राय आपको सुनाते हैं। मौलाना हसरत उर्दू के खास शायर हैं और उर्दू शायरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा नहीं तो किसी से कम भी नहीं। जागृति के भाव तो आपके कलाम में जितने मिलेंगे उतने उर्दू के किसी शायर के कलाम में नहीं मिल सकते। उर्दू शायरी के पुराने रंग को निभाते हुए उन्होंने नई उमंगें और उद्गारों को उसमें ऐसा भरा है कि उनका कलाम अपने रंग में निराला है। प्रेम के रहस्य जितनी खूबी से आपने दिखाए हैं, जितनी मार्मिकता से उनका चित्रण किया है, हम दावे से कह सकते हैं कि उर्दू के किसी शायर ने भी नहीं किया। वहीं मौलाना आज़ाद उस दौर के बारे में कुछ यूं कहते हैं। हसरत मोहानी जब जेल से रिहा होकर आए तो इस संसार में ऐसी चीज़ बाकी नहीं थी जो उसके लिए प्रेरक होती। 1.5-2 रुपये मासिक किराए का झोपड़ा है जिसके अंदर एक छोटी सी कोठरी है और बाहर भी उतनी ही जगह है। उसके अंदर वह दरिद्र, स्वाभिमानी, अडिग, दृढ़ संकल्पी अपनी पत्नी के साथ रहता है और बाहर काठ के दस्ती प्रेस तथा 2-4 पत्थर हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उसने अपने हाथों से उर्दू ये मुअल्ला की प्रतियां लिखी हैं, स्वयं ही पत्थर पर जमाई हैं और स्वयं ही प्रेस चलाकर छापी हैं। यही कुल संसार उर्दू प्रेस एवं उसके मालिक का है। ऐसा अजीम शायर, लेखक, पत्रकार 13 मई 1951 को मुल्क के इस जाबाज सिपाही, आज़ादी के मतवाले मौलाना हसरत मोहानी ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये रही वार्ता। इस वार्ता में वॉइस ओवर किया है मुख्तार खान ने और हसरत मोहानी की चुनिंदा गज़लों और शेर को कमलकांत ने रिकॉर्ड किया है। वहीं बांसुरी की धुन ताहिर खान की है। हम इन सभी
के आभारी हैं, इस कारवां के हिस्सेदार हैं। अगर आप हज़रत मोहानी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको जाहिद खान की किताबें तरक्की पसंद तहरीक के रहगुज़र और तरक्की पसंद तहरीक के हमसफ़र के साथ खलीक अंजुम की आधुनिक भारत के निर्माता हज़रत मोहानी, मुज़फ़्फ़र हनफी की पुस्तक हज़रत मोहानी कुल्लियात हज़रत आज पढ़नी चाहिए। तो ये पता चलेगा कि एक ऐसा भी इंसान उस दौर में था। यदि आपको ये वार्ता पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा और हमें अपनी राय भी लिखिएगा। आप चाहें तो किताबी दुनिया को ज्वाइन कर हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। जल्दी ही अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे। शुक्रिया।